नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक जो हमने किया है वो 11 क्लास कर चुके हैं हम, और उन 11 क्लास में हमने बहुत सारा डाटा कर चुके हैं। जैसे ज्योग्राफिकल थॉट्स किए हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की है। तो वहां सबसे पहले हमने नाम सुना था जेलन का। कहा? पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो यहां सबसे पहला नाम आता एडमंड उलेमन का। ये जो बंदा है ये 3 बातें बताता है ज्योग्राफी के, उसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के बारे में। डिस्टेंस फ्रिक्शन, यानी आपको एक एरिया से अगर दूसरे एरिया के अंदर जाना है तो कितना डिस्टेंस होगा और वहां जाने की लोगों की मूवमेंट क्या है, इसके ऊपर बात करता है। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आते हैं। एडवर्ड टाफे की थ्योरी क्या होती है वो भी आज ही बताऊंगा, इसके जस्ट बाद बताऊंगा। ठीक है, एडवर्ड टाफे आप सभी ने यार सुना तो है, पता नहीं क्या होता है ज्योग्राफी के अंदर। एडवर्ड टाफे मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल है ज्योग्राफी का, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेबिलिटी, परमिशिबिलिटी, वैल्यू एंड डिमांड ड्राइवन गुड्स एंड सर्विस। जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो किस किस पर डिपेंड करता है, अगर आप बता सकते हो तो हमें जरूर बताओ। पहले मैं आपका वेट कर रहा हूं क्योंकि 6 बच्चे मुझे अगर यहां लाइव दिख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं उन सबका वेट कर रहा हूं। शायद रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन मेरा बताने का वो है कि जो आइटम आप लेकर जा रहे हो वो वहां जाने तक ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे आपने वेजिटेबल लेकर गए, फ्रूट्स लेकर गए, तो शायद वहां जाते जाते वो चीजें बिगड़ जाए, तो उसकी जो वो आइटम है उसकी पेरिशेबिलिटी भी आपको ध्यान में रखनी है जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद वैल्यू डिमांड ड्राइवर्स, यानी ये दिल्ली है और ये मुंबई है, इसके बीच में अगर आप जा रहे हो तो कितनी डिमांड है, कितने लोग वहां जाना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी वहां पर निर्भर करती हैं। देन अगला है गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज हैं उन दोनों रास्तों के बीच क्या वैल्यू रखते हैं, ये बात ट्रांसपेरेंटी बताती है। और इसने कहां स्टडी की? अमेरिकन कम्युनिटी फ्लो एनालिसिस। जो लोग अमेरिका के अंदर रह रहे हैं और उसके अंदर जो पेरिशेबल आइटम्स है, गुड्स एंड सर्विसेज है, उसको इसने स्टडी किया। किसने? एडवर्ड उलेमान ने। एडवर्ड उलेमान ने तीन बातों पर बात की थी जो आगे भी ट्राइज ऑफ एडवर्ड उलेमान भी कहलाता है। इसने ट्रायोज ऑफ एडवर्ड उलेमान, और एडवर्ड ट्रायोड उलेमान ट्रायल्स का मतलब क्या था? सबसे पहले अगर नाम आता है कॉम्प्लीमेंटेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंटेबिलिटी इसका मतलब क्या है? जिस रास्ते को आप सफर कर रहे हो, जिस रास्ते पर आप जा रहे हो, वहां पर डिमांड गुड्स और सर्विस की, जो लोग मतलब जो गुड्स और सर्विस जाना है उसकी क्या डिमांड है, डिमांड के बेसिस पर वहां का जो रास्ता है वो डेवलप होगा। सबसे पहली बात इसके ट्राइज में ये थी कॉम्प्लीमेंटरिटी है भैया, ये 1 मिनट। कॉम्प्लीमेंटरिटी इसका मतलब जिस रास्ते पर आप जा रहे हो वहां गुड्स और सर्विस की क्या डिमांड है। क्योंकि मैं दिल्ली से मुंबई जाना चाहता हूं, इस रास्ते की बहुत डिमांड है। अगर मैं दिल्ली से हिसार आना चाहता हूं, इस रास्ते की इतनी डिमांड नहीं है जितनी डिमांड दिल्ली और मुंबई की है। यानी मान लीजिए आपको दिल्ली से यूपी में जाना है और दिल्ली से आपको राजस्थान में जाना है, शायद दिल्ली से राजस्थान इतनी डिमांड ना हो जितनी डिमांड दिल्ली से यूपी की है। और वहां अगर किसी आपको मैं बता दूं तो वहां पर आपको डिस्टेंस भी देखना होगा, क्योंकि दिल्ली से मेरठ बहुत कम समय लगता है क्योंकि बहुत नजदीक है। वहीं अगर आप दिल्ली से जयपुर जाना चाहते हो तो लगभग 8-9 घंटे का समय लगता है। तो उन दोनों के बीच क्या फर्क है और वहां की जो डिमांड और सप्लाई है वो किस बेस पर वहां से डेवलप होगी, यही बात करता है कॉम्प्लीमेंटरिटी। ठीक है, देन दूसरा है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफर
टाइप ट्रांसफरेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? जो रास्ता हमने तय किया है उसमें टाइम और मनी दोनों वैल्यू करेंगी, दोनों अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ये होती है ट्रांसफरेबिलिटी। तीसरा है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। तीसरा है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। जो रास्ता हमने तय किया है उस बीच हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, वहां का अट्रैक्शन और जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार का है, ये कहती है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। जो एडवर्ड उलेमान है इसकी थ्योरी इस प्रकार से डेवलप हुई है कि वहां की डिमांड और सप्लाई क्या है, पहली बात। दूसरी बात, जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो बात करता है किसके ऊपर, एक तो टाइम और मनी के ऊपर, और तीसरा है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी जो अट्रैक्शन और इंटरेक्शन के ऊपर बात करता है कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वहां क्या क्या अट्रैक्शन है, क्या इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो हमें वहां पर ले जाने को मजबूर करते हैं। जैसे जो दिल्ली जो डेवलप हुई वो क्यों डेवलप हुई, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस प्रकार से डेवलप हुई हैं। जब आप वेबर इंडस्ट्रियल मॉडल पढ़ोगे, वॉन थ्यूनन एग्रीकल्चर मॉडल पढ़ोगे, तो वो क्या बात करता है, वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही बात करता है। और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी पढ़ाने का मतलब यही है, क्योंकि इसके बाद हम समझेंगे एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बाद हम समझेंगे इंडस्ट्रियल जो मॉडल्स हैं, जो रोस्टव का मॉडल है वो भी हम अगली बार जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी होगी उसके बाद पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई दूसरी यूनिट ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ही शुरू करवानी है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताए, अदरवाइज आप हमें उसका सुझाव आर्डोर एडुडेंट ज्योग्राफी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और उस टेलीग्राम चैनल पे आप हमें जरूर बता सकते हो। और इसी चैनल में सब कुछ, सारी की सारी डिटेल, सारे के सारे आंसर यहीं शेयर होते हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव पर ध्यान देना भी इतना ही जरूरी है जितना ऑब्जेक्टिव पर हम ध्यान दे रहे हैं। अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्टिव की तैयारी या सब्जेक्टिव के कोई डाउट है तो हमें 99913412, हालांकि मैं किसी क्लास के अंदर अपना नंबर नहीं देता, तो मैं आप यहां जो नंबर है वो इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इन सब से रिलेटेड अगर कोई किसी बच्चे का डाउट है तो वो आप मुझे डायरेक्टली और पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हो। भाई कॉल आप तब करना जब बिल्कुल ही इमरजेंसी हो, अगर आपको कोई चीजें ना ही समझ में आए, अदरवाइज आप मैसेज कीजिए, हमें टेलीग्राम कीजिए, तो वो आपको सारी चीजें पता भी लग जाए। अब देखो भैया, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आता है एडवर्ड टाफे। एडवर्ड उलेमान के बाद आता है एडवर्ड टाफे, जो अंडर डेवलप जो इकोनॉमीज है, जो कंट्रीज है, वहां पर इसने बहुत सारा काम किया। ट्रांसपोर्ट को एक अलग तरीके से दर्शाने का अगर किसी ने काम किया तो वो एडवर्ड टाफे ने किया है। और इसी बंदे ने कहां स्टडी किया था, गाना और प्लस नाइजीरिया, दोनों जो कंट्री है वो अफ्रीकन कंट्री हैं। इन दोनों कंट्रीज के अंदर इसने काम किया और ट्रांसपोर्ट के 6 नए तरीके निकाले। 6 स्टेजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्ट है भैया, ये ट्रांसपोर्ट 6 नए तरीके निकाले इसने ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के, कि कैसे किसी एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट डेवलप हो सकता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, एडवर्ड टाफे ने कहां स्टडी की, गाना और नाइजीरिया में। दूसरा, एडवर्ड टाफे ने अमेरिका के अंदर स्टडी की या कहां, दूसरे देशों में कहां स्टडी की, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर स्टडी की। तीसरा क्वेश्चन, कितने टाइप्स के ज्योग्राफी, यानी कितने टाइप की ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हुई है, कितने स्टेज चाहिए, मतलब ज्योग्राफी को, सॉरी, ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए कितने स्टेजेस का प्रयोग किया किस ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में। 6 स्टेजेस का
का प्रयोग किया। सबसे पहला अगर तरीका है तो सेकेंड पोर्ट्स है, यानी किसी भी एरिया में आप वहां पर पोर्ट बना दीजिए, उसके साथ वो पेनिट्रेशन लाइन, उसको अपने आप वो लाइन जोड़ लेंगी। देन फीडर लाइन, फीडर लाइन का मतलब होता है धीरे धीरे जो लाइव बेसिस पर उस एरिया का डेवलपमेंट आप देख सकते हो। देन बिगिनिंग ऑफ द इंटरकनेक्शन, एक दूसरे से अब जो हमने पोर्ट डेवलप किया था एक दूसरे से अब वो इंटरकनेक्ट होना शुरू कर देंगे। देन इंटरकनेक्शन फेजेस, इंटरकनेक्शन फेजेस का मतलब है यहां पे शुरुआत हुई थी, अब वो इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। एंड देन फेज ऑफ हाई प्रायोरिटी लिंकेज, यानी अब पूरे एरिया से वो पूरा का पूरा एरिया लिंक्ड हो जाएगा। दोबारा से आप बता देते हैं, एग्जांपल के साथ अब की बार बताएंगे। यानी मुंबई का पोर्ट बन गया, हमने पहले मुंबई का पोर्ट बना दिया जिसको आप एक सेक्रेड पोर्ट बता सकते हो, और उस एरिया को आपने जोड़ दिया किसी दूसरे एरिया से जिसको आप पेनिट्रेशन लाइंस भी बोल सकते हो। जोड़ना तो पड़ेगा ना अगर किसी एरिया में वहां पहुंचना है। देन फीडर लाइन, अब इस एरिया का डेवलपमेंट होने लग गया। देन बिगिनिंग ऑफ इंटरकनेक्शंस, ये लाइन तो जुड़ी लेकिन अब किसी और एरिया से भी हमने उस एरिया को जोड़ना शुरू कर दिया। देन अगला है इंटरकनेक्शन फेज, अब दिल्ली को मुंबई को पुणे से जोड़ दिया, इधर दिल्ली को जोड़ दिया, और एक साइड आपने जो ये नागपुर का रीजन है इसके साथ जोड़ दिया, नेवी मुंबई बना दी नया, अब जो पूरा तरीके से डेवलप हो चुका है। देन अगला है फेजेस ऑफ हाई प्रायोरिटी लिंकेज, अब दिल्ली मुंबई का जो रोड था उसको एक नया हाईवे बना दिया, और वो हाईवे इसलिए बनाया ताकि जल्दी से जल्दी आप दिल्ली पहुंच सके। तो एक तरीके से बेसिस पर, स्टेजेस पर किसी एरिया का अगर डेवलपमेंट करना है तो वो जो थ्योरी दी थी वो एडवर्ड टाफे की थ्योरी दी थी। बाकी ये एग्जाम में नहीं पूछने वाले, फिर भी आपको मेरा बताने का फर्ज बनता है आप सबको, तो मैंने वो सारी बातें आपको बता दी, तो आप देख लेना। अब नेक्स्ट जो है पीटर हैगिट, पीटर हैगिट लोकेशन एनालिसिस का कंसेप्ट किसने दिया था? हैगरस्टैंड ने दिया था लोकेशन एनालिसिस। मैंने आपको एक चीज करवाई थी, सिस्टम एनालिसिस। भाई किसी बच्चे को याद हो तो कमेंट में जरूर बता देना, अदरवाइज कल सबसे पहले आते ही आपको सिस्टम एनालिसिस करवाया जाएगा। दोबारा करवा देंगे हम। तो सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? और सिस्टम एनालिसिस में एक आता है क्लोज सिस्टम, एक ओपन सिस्टम। वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी, आई थिंक 4th या 5th क्लास है, वो आप देख भी सकते हो वहां तक। सारी की सारी क्लास का रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा आप काम करोगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं उतना ज्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नो डाउट हम आपको करवा कर चले जाएंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, ये मान लीजिए आपने उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी कर रखी है, आपको वो सारी बातें पता है जो दूसरे बच्चों से आपको अलग बनाने वाली है। एक दिन में अगर हरियाणवी भाषा में मैं आपको बोलूं तो एक दिन में सक्षम अरी नहीं होया करती भाई, उस पर काम करना पड़ेगा, वह बोनी पड़ेगी, और वह फिर उसके ऊपर पानी देना पड़ेगा, फिर वह काटनी पड़ेगी। काम तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात तो है ये। अगर आप ज्योग्राफी में कमांड चाहते हो तो मैं ये कहता हूं कि 75 हार्ड डे चैलेंज रखते हैं लोग, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ऐसे मेहनत करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं आप आउटडोर एडुडेंट, मतलब हमारे साथ एक 75 डे चैलेंज है जो वो पूरा कर लीजिए, वो पूरी की पूरी क्लास देख लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए हमारी क्लासों पर आप, क्योंकि हम 75 डे हार्ड डे चैलेंज है वो आपके लिए कर रहे हैं। आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। जो आप करोगे
मैं डेफिनेटली उस बात का वादा करता हूं, जितना आप करोगे उससे 2 गुना हम करेंगे। उस पूरे कोर्स की जो शुरुआत हमने इसीलिए की थी ताकि इस बैच से भी, आर्डोर एडुडेन के ज्योग्राफी बैच से भी हमें असिस्टेंट प्रोफेसर मिले। और किसी का अगर भला होता है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर कोई बनता है हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गारंटी कह सकता हूं अगर हरियाणा के अंदर किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर सिलेक्शन होता है तो यह बात जान लेना भाई, आपकी 90,000 सैलरी है। कहां आपकी कोई भी 1 रुपए भी सैलरी नहीं है, और असिस्टेंट प्रोफेसर लगते आपकी 90,000 रुपए सैलरी है। और 90,000 रुपए सैलरी तब है जब आपका वो डीए पीए वगैरह जो भी होता है, मतलब सब कुछ अगर काट पीट कर आपको 90,000 सैलरी इन हैंड मिलती है। और काम 2 क्लास लेनी, एक बीए फर्स्ट ईयर और एक बीए सेकंड ईयर, बस। जिसको बीए सेकंड ईयर मिल गई उसको बीए थर्ड ईयर मिल जाएगी साथ में। सिर्फ आपको 2 क्लास लेनी है, यानी एक क्लास के आप मान लीजिए कितने रुपए होंगे। आपकी अब की मेहनत वो कितने रुपए में दिखाएगी। पैसों में तोलने का काम अगर कोई कर सकता है आपको, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नौकरी निकली हुई है वो कर सकती है। आप सभी ने जब राजनीति में अपने इलेक्शन में देखा होगा तो लोग लड्डुओं में तोल देते हैं किसी को, तो अगर पैसे में अगर कोई तोल सकता है तो वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब तोल सकती है। जी तोड़ मेहनत कीजिए, रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। और आपके लिए एक जरूरी सूचना, हम आपको 3-4 दिन से बता रहे हैं कि बोटनी की क्लास आपकी रोज 3 बजे होगी, और आज उसका जो शुरुआत है उसकी शुरुआत आज हो जाएगी। और आज 3 बजे आपको बोटनी की लाइव क्लास मिलने वाली। जिस कोई बच्चा, आपका साथी या आपका कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर ज्योग्राफी की तैयारी के साथ साथ अगर कोई बोटनी और जूलॉजी की भी तैयारी कर रहा है, तो आप उसे आर्डोर एडुडेन जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको रिकमेंड कर सकते हो। हमें भी फायदा होगा और आपको भी तो होगा, क्योंकि हम वो सारी चीजें आपके लिए लेकर आए। अब ज्यादा बातें ना करते हुए आगे हम चलते हैं। जो सबसे पहले पीटर हैगेट था, उसने लोकेशन एनालिसिस के ऊपर काम किया, और इसी बंदे ने 3 स्टेजेस पर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट का बताया। जो एडवर्ड टाफे थी उसके 6 स्टेज थे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन जो पीटर हैगेट है उसकी 3 स्टेज थी डेवलपमेंट के लिए। अब आप जो डिफरेंस है वो हमें वो जान लेना। पहला जो डिफरेंस है सिम्बायोसिस, विलोजा को गांव से गांव को जोड़ना, जो पहला काम करता है वो सिम्बायोसिस। दूसरा है प्रीडोमिनेट, हाई डिग्री ऑफ नेटवर्क, जैसे जींद है, हरियाणा है, सार है, रोहतक है, ये सारे एरिया आपस में इंटरकनेक्ट कर दिए, तो ये होता है प्रीडोमिनेट हाई डिग्री ऑफ नेटवर्क। और तीसरा है कॉरिडोर्स, एक्सिलरी आया, नेटवर्क एक्सिलरी। भाई ये वो वर्ड है वो यहां लिखना होना था, दोबारा जुड़ा देते हैं, ये यहां आएगा, ये यहां नहीं आएगा। और तीसरा है कॉरिडोर, हाईएस्ट लेवल का डेवलपमेंट, दिल्ली से प्रयागराज, चंडीगढ़, दिल्ली से कटरा। क्यों भाई ये सारी चीजें डेवलपमेंट करने की क्यों जरूरत पड़ी? ये इसको दिखाता है जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट होगा उतनी ज्यादा इंडिया के अंदर इंडस्ट्री आएंगी। जो नितिन गडकरी है हमारे हाईवे मिनिस्टर्स, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो इसलिए कह रहे हैं, वो बार बार ये बातें कह रहे हैं कि जितना अच्छा इंडिया का रोड नेटवर्क सिस्टम होगा उतना ज्यादा हमें फायदा होने वाला है। ये करंट अफेयर की बात है। अगला है स्मिथ। जो स्मिथ था उसने मॉडल दिया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इवैल्यूएशन इन इंडिया, ठीक है, और रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, इसके ऊपर इसने अपनी बातें कही। और जो बुक थी रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, ये बुक भी इसने लिखी। नेक्स्ट जो बात है उसके ऊपर चल लेते हम।
अब अगली जो है वो आता है बुर्गिस्ट। इस बंदे ने द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क ऑफ ओंटारियो कनाडा के ऊपर एक बुक लिखी कि कैसे रोड नेटवर्क सिस्टम ओंटारियो के अंदर डेवलप हुआ। देन अगला आता है राइमर। ये जो बंदा था इसने बहुत सारे न्यूजीलैंड के जो सी पोर्ट्स है ऊपर उसके ऊपर बात कही थी, ओशियन एंड सी वर्ल्ड कंट्रीज। इसने 4 स्टेजेस पर ये सारी बातें कही, प्री कॉन्ट्रास्ट फेज, ए अर्ली कॉलोनियल फेज ऑफ हाई कॉलोनियल्स और न्यू कॉलोनियल फेज। इसका मतलब क्या होता है, आप इसको इंडिया से जोड़ सकते हो, मुगल का टाइम पीरियड, लेटर मुगल्स का टाइम पीरियड, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, या फिर आप उसे बोल सकते हो ब्रिटिश टाइम एरा आ गया, एंड देन आजादी के बाद का टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये 4 स्टेजेस में इसने इसको बताया है कि कैसे जो फेज है वो डेवलप हुए हैं, किसके, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के। प्री कॉन्टैक्ट फेज पहले पता ही नहीं था, एंड अर्ली कॉलोनियल फेज लेटर मुगल का जो टाइम था, उसके बाद था फेज ऑफ हाई कॉलोनाइजेशन यानी 1857 से 1947, ये 90 साल इंडिया के अंदर हाई कॉलोनाइजेशन के फेज रहा है। एंड देन नियो कॉलोनियल फेज मतलब उसके बाद का समय, इंडिपेंडेंस के बाद का समय। और ये किसके लिए बात कही है, इसने न्यूजीलैंड के ऊपर ये बात कही है, इसने राइमर ने। देन अगला है इसी के अंदर द एनालिसिस ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बिटवीन द डेवलप्ड एंड द थर्ड वर्ल्ड नेशन। इनके बीच में अगर किसी ने एनालिसिस किया है तो वो राइमर ने किया है। अब नेक्स्ट जो है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो ये होता है मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये क्या चीज है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बताऊं आज मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आपके हिसाब से क्या होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए भाई। देखो एक रास्ते से अगर आपको एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाना है तो जो नेटवर्क सिस्टम है, जो रोड सिस्टम है, वो कितना अच्छा होगा वो नेटवर्क कहलाता है। और आप उस एरिया में, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बस बताऊं, ये जैसे दिल्ली है, अगर आपको दिल्ली के इस कोने पर पहुंचना है तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता है जो उसके बीचों बीच जाता है जिसके अंदर आपको जाम मिलेगा, जैम। एक रास्ता है आप इस तरीके से इधर से चले जाओ, एक रास्ता है इसके इस साइड से चले जाओ, एक रास्ता है इसके आप यहां से जाकर इसके अंदर एक एंटर करके फिर चले जाओ, फिर आता है फिर यहां से इसका रास्ता हुआ, फिर बाहर आगे फिर आगे। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जो एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा जाल बिछा देते हैं। जैसे अब आपने जो करंट अफेयर में भी सुना होगा कि इंडिया के अंदर पूरा जो सड़कों का वो जाल बिछ चुका है। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, वो आपस में इंटरकनेक्ट भी है और इंटर रिलेटेड भी है। अब आप हरियाणा की अगर मैं बात करूं, जैसे जो लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इस क्लास को भी देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक ऐसे हरियाणा बना हुआ है और ये है दिल्ली। अब एनएचआई ने क्या किया, नॉर्थ हाईवे और नॉर्थ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक रोड तो निकाल दिया ऐसे, जिसको आप 152D बोल रहे हो, और इसी 152D को आप इससे जोड़ दिया जो सिरसा जाता है। और यही जो सिस्टम है, एक इसके साइड बाय साइड एक रोड जाता है जिसको आप जीटी रोड बोलते हो, जो यहां दिल्ली से शुरू होकर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और चंडीगढ़ जाता है। ये 152D भी चंडीगढ़ जाता है, लेकिन ये 152D जो है ये पंजाब के एरिया के लिए भी है और चंडीगढ़ के लिए भी है। अब आप देखो कि कैसे नेटवर्क सिस्टम बिछाया। अब एनएचआई ने क्या किया कि एक रोड ऐसे निकाल दिया जो डायरेक्ट कटरा जा रहा है,
जम्मू कटरा हाईवे जिसको बोला जा रहा है, तो पूरा का पूरा जाल बिछा दिया गया। और ये जो सिस्टम था, क्योंकि यहां हिसार पड़ता है और इस हिसार का जो रीजन है इसको कुछ सिरसा में जोड़ दिया और सिरसा का एरिया इससे जोड़ दिया, सिरसा का एरिया इससे भी जोड़ दिया, सॉरी हिसार का एरिया कैथल होते हुए जो चंडीगढ़ जाता वो रास्ता भी जोड़ दिया। अब ये जो रास्ता था, ये जो रोहतक था, वो रोहतक होकर पानीपत वगैरह जाते थे, तो जो रोहतक के लिए जो लोग थे उनके लिए क्या हुआ, अब वो पहले गोहाना होकर पानीपत होकर जाते थे चंडीगढ़, नहीं अब वो क्या करते हैं 152D का प्रयोग करते हैं। जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क सिस्टम है, पूरी की पूरी चारों तरफ जो सड़कों का जो जाल बिछाया है उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। देन अगला है नोड और वर्टिसेस। अब नोड और वर्टिसेस का मतलब क्या है? अगर मैं आपको नोड और वर्टिसेस के बारे में बताऊं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ऐसे एक पॉइंट ये अगला पॉइंट ये जितने भी मैंने पॉइंट लगाए हैं इनको बोला जाता है नोड। जब आप गामा अल्फा बीटा इनकी कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के अंदर आपको कुछ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल भी आते हैं जो यूजीसी नेट में तो पूछे जाते थे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर पूछे जाएंगे तो उसका पता नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको उसकी तैयारी होनी चाहिए। अगली जो है ये होगा नोड, और इसको आप वर्टिसेस भी बोल सकते हो, यानी नोड का दूसरा नाम, जो पॉइंट का दूसरा नाम है नोड। और एज एंड कनेक्टिविटी जिसको आप लेन बोलते हो, ये वही बात है 4 लेन हाईवे, 8 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, ये वही चीज है। जो ये लाइन मैंने आपको ड्रॉ की है, ये जो लाइन है दो पॉइंटों के बीच में अगर कोई लाइन है तो ये है एज, जिसको आप लेन भी बोल रहे हो। तीसरा है मीन्स, रास्ता, क्या रास्ता होना चाहिए। वर्टिसेस, उसके बीच की लेन, जो मीन्स है वो बताती है कि किस प्रकार का रास्ता होगा, और वो जो रास्ता है वो कैसे हम तय कर सकते हैं। देन अगला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो उसमें आ गया रोड, रेलवे, एयरवेज और सीवे, ये चारों मोड ऑफ नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है भैया, ट्रांसपोर्ट। देन अगला है स्पीड। क्या स्पीड होगी? किलोमीटर पर आवर, मेजर कंपोनेंट है ये। स्पीड और डिस्टेंस में क्या फर्क है? स्पीड बताती है कि ये जो पर्टिकुलर किलोमीटर्स हैं हम कितने समय में तय कर सकते हैं, और जो डिस्टेंस है वो बताता है कि कितने किलोमीटर और चलना है हमें। बहुत सारे बच्चे लाइव है भैया, मैं दोबारा इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें वो सारी चीजें पता नहीं लगेंगी। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक दोबारा पहले तो आए, लेकिन अब किसी का सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिख के आ रहा, तो मैं ये कहता हूं कि आप एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर लिखें अगर आपको ज्योग्राफी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्योंकि मेंस का एग्जाम है भैया। मेंस का एग्जाम आपको राइटिंग से ही होगा। राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है, और वो जरूरी पार्ट भी है आपके पूरे वे ऑफ जर्नी का। जैसे ये ट्रांसपोर्ट है, मतलब आपको एक रास्ते से दूसरे रास्ते पहुंचाता है, तो ये जो रास्ता है, जो तैयारी का जो रास्ता है, आपको बेरोजगारी से रोजगारी में बनाएगा, वो उस रास्ते से लेकर जाएगा। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, जो मैं आपको भी बात कर रहा हूं, रेलवे है, रोडवेज है, या फिर एयरवेज है, या सीवेज है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी एक टाइप का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सब्जेक्टिव पेपर है, तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटरव्यू है, और
जो लास्ट जो रिजल्ट आएगा, जहां डेस्टिनेशन पर आप पहुंचोगे, तो वो भी एक रास्ता है। और वो डिपेंड करता है कि आपने किस रास्ते के अंदर कितने अच्छे नंबर लिए। बहुत सारी बातें हो गई भैया। उसके बाद डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब डिस्टेंस मान लीजिए आज के दिन से लेकर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, ये एक प्रकार से डिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। दिल्ली और चंडीगढ़, इन दोनों के बीच लगभग मान लीजिए 150 किलोमीटर का फर्क है। 150 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में, तो ये होता है डिस्टेंस। देन अगला है सर्विस अवेलेबिलिटी। अब मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। एक एरिया से आपको इस एरिया में जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे जाने के लिए। गाड़ी भी मिल जाएगी, या फिर आपको बस भी मिल जाएगी, या फिर कोई दूसरा रास्ता भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपको दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है, असम में गुवाहाटी जाना है, तो वो जो सर्विस है, जो दिल्ली से चंडीगढ़ और मुंबई की सर्विस है, वो सर्विस आपको यहां नहीं मिलेगी। सर्विस तो मिल जाएगी, लेकिन वो सर्विस नहीं मिलेगी जो सर्विस आपको मुंबई और चंडीगढ़ के रास्ते में मिल जाएगी। इसे कहलाया जाता है सर्विस अवेलेबिलिटी। ठीक है, देन आगे बात करते हैं लेवल ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स। किस लेवल के आदमी मिले, यानी अगर आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, मुंबई टू दिल्ली आना है, तो वहां आपको गुड्स और सर्विस वाले ज्यादा मिलेंगे। अगर आपको कुछ छोटे रास्ते पर जाना है, तो आपको गुड्स वाले कम, और जो डेली ट्रांसफर्स जो लोग हैं, जो रोज आते जाते हैं, वो ज्यादा मिलेंगे। जैसे आपको रोहतक से दिल्ली जाना है, तो वहां आपको गुड्स और सर्विस वाले लोग कम मिलेंगे एज कंपेयर टू डेली पैसेंजर जिसको आप बोलते हो, वो ज्यादा मिलेंगे। यही जो बात है, ये बात करता है। देन अगला है रिस्क। अब किस वे में ज्यादा रिस्क है, रोड में ज्यादा रिस्क है, रेलवे में ज्यादा रिस्क है, एयरवे में ज्यादा रिस्क है, या फिर सी का जो एरिया है, यानी जो वाटर बेस है, उसमें ज्यादा रिस्क है। वो डिपेंड करता है कि वहां का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है या फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो कैसा है। जो ट्रांसपोर्ट है वो मीन्स ऑफ एक प्रकार का कम्युनिकेशन के तौर पर काम करता है। देन अगला जो है रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। अगर किसी एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट करना है, तो उसमें अगर किसी का बहुत बड़ा अहम रोल प्ले होता है, तो वो होता है इंडस्ट्रीज का, रिसोर्सेज का। अब इसका एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊं। एक एरिया के अंदर इंडस्ट्री है और एक एरिया विदाउट इंडस्ट्री वाला है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। इस एरिया में जो इंडस्ट्रीज हैं, यानी इंडस्ट्री वाला जो एरिया है, उस एरिया में सबसे ज्यादा आपको साधन भी मिलेंगे, वहां पर ट्रांसपोर्ट भी डेवलप होगा। और जो विदाउट इंडस्ट्री वाले एरिया में, मैं इतनी कंफर्मेबली से कह सकता हूं, जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एरिया है, उसके अंदर आपको 6 लेन हाईवे मिलेगा। जो नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है, वो आपको 4 लेन हाईवे मिलेगा। भाई सरकार को खर्चा भी तो देखना है। जो दिल्ली से गुड़गांव जुड़ा हुआ है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज है, जो इंडस्ट्री है, वो इस तरीके से डेवलप हुई, क्योंकि वहां पर जो एरिया है वो भी उसी तरीके से डेवलप हो गया जिस प्रकार गुड़गांव के अंदर इंडस्ट्री डेवलप हुई है। अगर आप वही बात जैसे दिल्ली और पानीपत की बात करते हो, दिल्ली पानीपत का एरिया बहुत अच्छे से डेवलप है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज। अगर वही बात हम दिल्ली और जींद की कर लेते हैं, रोहतक की कर लेते हैं, तो रोहतक के अंदर वो इंडस्ट्री नहीं है जो पानीपत के अंदर इंडस्ट्रीज है। अगर दिल्ली के जुड़ा हुआ जो शहर है, जो बहादुरगढ़ जो शहर है, बहादुरगढ़ के अंदर वो सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, तो दिल्ली से बहादुरगढ़ आना आसान है एज कंपेयर टू दिल्ली से रोहतक आना। जो ट्रांसपोर्ट है वो इंडस्ट्री और उनके रिसोर्सेज, उनके बेस पर ही डेवलप होती है।
अब आपने देखा होगा कि जैसे जो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, वैसे तो वहां ट्रांसपोर्ट डेवलप होने का कोई नाम ही नहीं, क्योंकि वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं थी। लेकिन जैसे ही वहां पर टाटा एंड आयरन स्टील प्लांट्स लग गए, वहां पर हाइड्रो पावर प्लांट लग गए, वहां पर जो कोयल माइनिंग थी, आयरन की जो माइनिंग थी वो होने लग गई, तो वहां भी एक इंडस्ट्रियल हब बन गया पूरा का पूरा एरिया। और जैसे इंडस्ट्रियल हब बना तो वो उस प्रकार से वो ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हो गया। अब झारखंड और छत्तीसगढ़ का एरिया इसी वजह से डेवलप है क्योंकि वहां पर मिनरल्स और इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है। अब दिल्ली जो इंडस्ट्रियल हब बना है, जब मैं आपको एग्लोमरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां दिल्ली का एग्जांपल भी पढ़ाऊंगा। देखो, ज्योग्राफी जो है वो एक अंडरस्टैंडिंगेबल सब्जेक्ट है। अगर आपको जब तक वो चीजें समझ में नहीं आएंगी तो कोई फायदा नहीं है उस प्रकार को रट्टा मारने का। ज्योग्राफी जब तक आप समझ नहीं सकते तब तक आपको ज्योग्राफी वो याद भी नहीं होगी, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। अब जो नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर, उससे पहले क्लाइमेट। क्लाइमेट का जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है वो चीज मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि अगर आप जा रहे हो तो बीच में रास्ते में वर्षा आ गई, बारिश आ गई, तो जो सामान था वो भीग जाएगा और कहीं ना कहीं खराब होने की भी संभावनाएं रहती है अगर उसमें कोई ऐसा पेरिशेबल आइटम है। तो अगर किसी एरिया में जो क्लाइमेट है वो हमेशा सनशाइन रहता है, वहां पर बारिश है, जो डेजर्ट एरिया है वहां पर बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, जैसे राजस्थान का एरिया, तो वहां पर जो सामान आप लेकर जा रहे हो उसको ऊपर से ढकने की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन वही जो सामान है अगर आप साउथ इंडिया में अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट के जरिए लेकर जा रहे हो, तो वो सामान आपको ढककर रखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इस प्रकार की है, वहां कभी भी रेनफॉल हो सकता है क्योंकि वो एरिया इक्वेटोरियल रीजन के आसपास का एरिया है। तो ये सारी चीजें भी डिपेंड रहती हैं कहा, क्लाइमेट पे, जब भी ट्रांसपोर्ट जो डेवलप होता है। अब मैं आपको एक बात करता हूं, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वहां क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वैसा इसलिए भी है क्योंकि पहाड़ी एरिया के अंदर जो सड़कें हैं वो किस प्रकार बनाई जाए ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो। जैसे अगर आपको चंडीगढ़ से शिमला में जाना है तो जो रास्ता है वो पहाड़ी का रास्ता है, जैसे ही आप पिंजौर से आगे निकलोगे तो पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा। ये जो रास्ता है यहां रास्ता बनाने में बहुत जोर लगने वाला है क्योंकि आपको ऐसे पहाड़ियों के जो चारों तरफ है वो आपको घुमाकर रखता है। मतलब क्या है, अगर आपको पहाड़ी एरिया पर एक शहर दिख रहा है, जैसे सोलन एक शहर है, जब आप पिंजौर से निकलोगे तो वो आपको डायरेक्ट दिखने लग जाता है, लेकिन जो रास्ता है वो 40 से 45 किलोमीटर का बीच में रह जाता है क्योंकि वो आपको पहाड़ों में घुमाता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहां पर जो रेनफॉल है वो भी कभी भी आ सकती है, तो यहां पर जो फ्लड के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। तो क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एरिया में ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने में। देन अगला है पॉलिटिकल फैक्टर, वहां की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, और किसी एरिया में अगर आप रोड डेवलप कर रहे हो तो जो लोग हैं वो आपका सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक चिपको आंदोलन आपने पढ़ा होगा, हालांकि जो चिपको आंदोलन था वो हाइड्रो पावर प्लांट को लेकर था, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, अगर किसी एरिया से आपको जो ट्रांसपोर्ट डेवलप करना है, ट्रांसपोर्ट यानी रोड निकालना है, रेलवे निकालनी है, अगर वहां बहुत सारे पेड़ काटने पड़ जाए तो वहां लोगों का आंदोलन शुरू हो जाता है, और उस आंदोलन को आप किस प्रकार से देखते हो वो एक पॉलिटिकल फैक्टर बन जाता है। अब वही टोपोग्राफी और क्लाइमेट मैं आपको इंटर रिलेट करके पढ़ा चुका हूं। देन अगला है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने बहुत सारे शहर देखे होंगे और उनके चारों तरफ बाईपास देखा होगा,
बाईपास क्या होता है भाई? बाईपास जिस एरिया में ये पॉपुलेशन है, सिटी एरिया का मतलब पॉपुलेशन एरिया, पॉपुलेटेड एरिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग यहां रह रहे हैं। एक जो बाईपास आप बनाना चाहते हो, एक तो आप इस एरिया को शिफ्ट करके यहां से जो लोग रह रहे हैं उनको शिफ्ट करो, इस एरिया से जो लोग रह रहे हैं उनको शिफ्ट करो। एक आप इसको छोड़कर बारों बार इस एरिया से मिलाकर बाहर की बाहर चले जाओ, ना तो आपको ये लोग शिफ्ट करने पड़े, ना ही जो लोग यहां से शिफ्ट कर रहे थे उनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें एक इस तरीके से काम करती, और जो आपको एक ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है उसमें बनाने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब हम नेक्स्ट जो अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के अंदर ये आता भाई, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के अंदर अगला जो रोल है वो परमानेंट कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट उसको कह सकते हैं, कि किस प्रकार से वो स्ट्रक्चर पूरा हमें डेवलप करना है, यहां से जो रोड निकलेगी वो क्या हमें रिवेन्यू देगी। जैसे अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, कल भी एग्जांपल लिया था, दिल्ली से जम्मू कटरा हाईवे निकल रहा है, जम्मू कटरा हाईवे। ये हाईवे क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ये परमानेंट कॉस्ट, वहां से जो आवागमन है, वहां पर जो जाना है, जो क्योंकि जम्मू कटरा हाईवे वो मिलिट्री पर्पज से भी बनाया है। आप यहां पर मिलिट्री का डेवलपमेंट भी कर रहे हो और जो आम पब्लिक है उसका डेवलपमेंट भी आप कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो परमानेंट कॉस्ट है जो वो बनी रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मतलब वहां का जो देखभाल है वो भी बहुत जरूरी है। ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसकी जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको डेवलपमेंट करने की कॉस्ट, उसको देखभाल करने की कॉस्ट, वो एकदम से इस प्रकार से बन जाती है ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए। उसके बाद है बेसिक स्ट्रक्चर, टर्मिनल बेनिफिट्स, जो टर्मिनल्स बनाए जाते हैं, जैसे जो 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, 8 लेन हाईवे, वो टर्मिनल्स है, वो किस प्रकार से डेवलप होंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन अगला है चेंजिंग कॉस्ट। अब आप देखोगे ट्रांसपोर्ट में कुछ ऐसी कॉस्ट है जो उन्होंने ऊपर बताया, परमानेंट कॉस्ट जो हमेशा एक जैसी रहती है लगभग। लेकिन अगर आप चेंजिंग कॉस्ट का मतलब जानोगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, होल कॉस्ट, लोडिंग एंड रनिंग कॉस्ट। अब आप एक बात देखो, जैसे दिल्ली से हमें यूपी के अंदर जाना है, वो भी प्रयागराज के अंदर जाना है, इलाहाबाद के अंदर जाना है, तो शायद आपके वहां अगर पैसे लगेंगे तो वो लगभग 4,000 रुपए लगेंगे। लेकिन जब आप उसको ही पटना जाओगे तो उसकी कॉस्ट बदल गई, उसके 6,000 रुपए लगेंगे। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे एरिया घटाते जाओगे, इवन जब आप उसका जो मटेरियल का जो वेट है, जैसे अगर आप 100 टन इतना वेट लेकर जाते हो तो उसकी एक कॉस्ट अलग होगी। अगर 600 टन अगर आपको वजन लेकर जाना है तो उसकी कॉस्ट एक अलग होगी। आप हमें बता सकते हैं, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें बताएं ताकि आपका जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर पाए। देखो, जो भी बच्चा हमसे इंटरेक्ट करेगा, मैं पर्सनली उससे ये कहता हूं कि उसका जितनी ज्यादा उसकी तैयारी होगी किसी और बच्चे के नहीं होने वाली। आप देखिए कि कैसे उस प्रकार से हम कमेंट कर सकते हैं, कैसे उसका रिप्लाई कर सकते हैं। आगे आगे मैं पूछूंगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको अभी बता देता हूं। जो मूडी था, जियो पॉलिटिक्स के अंदर जिसने काम किया, फ्रंटियर और बाउंड्री का डिफरेंस जिसने बताया, उसकी बुक का क्या नाम था? कल किसी भी बच्चे ने उसका रिप्लाई हमें नहीं किया। क्यों भाई? क्या तो यार ये बुक आपको पढ़ाई नहीं गई हो? मैंने तो आपको बुक पढ़ाई थी, जियो पॉलिटिक्स बिहाइंड ऐसा कुछ बुक करके नाम था उसका, मैं अभी स्किप हो गया दिमाग से। मैं बताऊंगा उसका बुक का नाम क्या था वो, लेकिन आपने किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। क्यों भाई? ये गलत बात है। हम आपके लिए इतना जोर लगा रहे हैं तो वो सारी चीजें भी जरूरी है।
जब तक आप कमेंट में आंसर नहीं दोगे तो हमें कैसे पता लगेगा हम जो आगे चल रहे हैं, सिलेबस को लेकर आगे चल रहे हैं, आपको पीछे वाला याद है नहीं याद है। और इसकी वजह से ही जो कल की जो क्लास थी उसमें मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट आधा घंटा था उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें करवाई, बहुत सारी जो रिवीजन है वो करवाया, उसका रीजन भी यही था। अब हम आगे चलते हैं, हमने जो परमानेंट कॉस्ट है और चेंजिंग कॉस्ट है उन दोनों को पढ़ लिया। देन एडवर्ड उलेमान, जिसको फादर ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी कहा जाता है, इसने 3 बातों के ऊपर लेकर बात कही थी। ये बात क्या थी भैया? कॉम्प्लीमेंट्री ट्री, कल भी मैंने आपको बताई थी, आज फिर बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है। यानी जो रूट्स होते हैं जहां से डिमांड और सप्लाई बनती है, जैसे डिमांड और सप्लाई क्या है। अब आज के दिन ये मान लीजिए दिल्ली से कोई भी डायरेक्ट ट्रेन असम के अंदर नहीं जाती, मान लीजिए, वैसे जाती तो है, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट असम के लिए कोई ट्रेन को भेजना है तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है। अगर वहां पर जो डिमांड और सप्लाई है, अगर वहां पर डिमांड हमें दिखेगी तो गवर्नमेंट वहां पर इन्वेस्ट करके उस रूट को डेवलप करेगी। ये मान लीजिए, चलो दिल्ली और असम का तो पता है, जैसे आपको मुंबई से असम जाना है तो वहां पर कोई रूट नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप इस रूट को जब आप डेवलप करवा सकते हो, जब उसकी डिमांड होगी, और डिमांड और सप्लाई का अगर जहां मैटर होता है तो वहीं जाकर ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है वो डेवलप होता है। यही एडवर्ड उलेमान ने कहा था। जो एडवर्ड उलेमान था उसने यूएस के अंदर स्टडी की थी। एक चीज मैं आपको यहां बताता हूं कि जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आएगी, जो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा कि कौन से, जैसे डोई का एक कॉम्बिनेशन आता है, डोई का क्रॉप कॉम्बिनेशन एक मेथड है, क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड, ये डोई ने दिया था, ये जापान की लेडी थी, और इसी लेडी ने बहुत सारी बातें बताई थी। क्या कि जो वेवर का कंसेप्ट था ये भी क्रॉप कॉम्बिनेशन को लेकर था, लेकिन जो वेवर था उसने स्टडी किया था यूएस के अंदर, लेकिन जो डोई था उसने स्टडी की थी इंडिया के अंदर। इंडिया का भी जो गंगा यमुना जो दोआब है उसके अंदर स्टडी किया था। तो मैं आपको वहां ये चीजें बताऊंगा कि डोई का कंसेप्ट कहां से आया। 1959 में आया, जापान की लेडी थी, और इसका जो कंसेप्ट था वो क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड को वेरीफाई करने के लिए इसने बनाया था। तो ये सारी बीते चीज, जो सारी बातें हैं वो आपको इसी प्रकार से याद रखनी पड़ेगी। यही मैं आपको बताता हूं, जो ट्रांसपोर्ट ट्रायल्स है एडवर्ड उलेमान ने दिया, कब दिया? 1950s में दिया था। कहां दिया? यूएस के अंदर दिया। और 3 बातें कौन कौन सी थी? कॉम्प्लीमेंट्रिटी, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, टाइम टेकन कॉस्ट। ये 3 बातें उसने कही एडवर्ड उलेमान ने। तो आपको उस प्रकार से चीजें याद करनी पड़ेगी। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो वो कमेंट करें, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी कहां गलती है। देखो, आप जब तक आप इस क्लास के साथ जुड़े रहोगे तो मैं ये कहता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कल और परसों में 2 दिन जब क्लास ले रहा था तो 1-2 बच्चे का मुश्किल से रिप्लाई आया था, सर ये टॉपिक करवा दो। आप उसको रिप्लाई नहीं करोगे, हमें कमेंट में आंसर नहीं दोगे, तो हमारा भी मनोबल है, जो मोटिवेशन जो हमारा बनता है आप सबको पढ़ाने का, वो टूट जाता है। तो बाय रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि हमें भी उस प्रकार का एक सपोर्ट मिल पाए। जब आगे चलते हैं, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी, उस रास्ते में क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये होता है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। देन अगला है ट्रांसफरेबिलिटी, यानी वहां से वहां जाने में कितना समय लगने वाला है, और समय लगेगा जो वो कॉस्ट के हिसाब से, मतलब टाइम और कॉस्ट दोनों का जहां बैलेंस आउट होगा उसको ये बोलता है ट्रांसफरेबिलिटी। देन आगे चलते, हम आगे चलेंगे जब, तो उसी के अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमें एक पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप करना है, और उस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में हम आपके लिए क्या क्या फैक्टर रोल प्ले करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर रोल प्ले करता है,
जो पीछे हमने पढ़ा था वो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से डेवलप होगा उन सब के ऊपर बातें की थी। आज जो बातें करेंगे वो इससे करेंगे कि ताकि जहां से जो अब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कॉस्ट लगती है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ये वही फैक्टर है। टोपोग्राफी कैसी है वहां की। अगला है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। जैसे आपको फल और सब्जियां भेजनी है, सॉरी फूल वगैरह भेजने हैं, तो आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर वो भेजना होगा, यानी उनकी स्पीड एक अलग प्रकार की होगी। लेकिन जो नॉन पेरिशेबल आइटम है तो आप उसको 5 से 7 दिन के अंदर भेज सकते हो। यानी एक मान लीजिए आपको एक आइटम भेजना है और ये जो आइटम है ये पेरिशेबल गुड्स है, और पेरिशेबल गुड्स है तो इसको अगर, यानी एक गाड़ी लगा लीजिए, एक गाड़ी है, ऐसे गाड़ी करके है, इसके अंदर एक आइटम आए या 2 आए या 20 आए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको समय पर पहुंचना है क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। अगर हम 20 पेरिशेबल आइटम की वेट करेंगे, यानी कई बार होता है ना कि एक बार पूरा सामान, पूरी लोडिंग पूरा होल्डिंग हो जाए, इसका मतलब ये पूरी गाड़ी भर जाए, तभी जो दूसरा है यानी तब जाकर इसको आगे चलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पेरिशेबल आइटम में आपकी गाड़ी पूरी लोडिंग हो या ना हो उसे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो पहला जो गुड्स उसके अंदर आया है वो टाइम पर यहां पहुंचना ही पहुंचना चाहिए। ये होती है पेरिशेबल आइटम। नॉन पेरिशेबल आइटम का मतलब है कि हम 5-7 दिन वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस आइटम का कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। तो ये फर्क होता है जो जिस पे डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अब क्वांटिटी ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? अगर हम 100 टन सामान लेकर जाएं अपनी डेस्टिनेशन पर, तो वहां जो इफेक्ट होगा वो एक अलग प्रकार से होगा, क्योंकि वहां की जो कॉस्ट होगी 10,000 रुपए लगने हैं मान लीजिए, और इस 10,000 में आप 100 टन सामान लेकर जाइए या 10 टन सामान लेकर जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो फर्क पड़ता है वो 10,000 रुपए से पड़ता है। ये होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो डिपेंड करता है। उसके बाद आता है एनर्जी। अब एनर्जी कैसे फैक्टर रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर? एक तो गाड़ी चले आपकी डीजल के अंदर, एक पेट्रोल के अंदर, एक सीएनजी के अंदर, तो डिपेंड करेगा ना। एक आपका जो सामान जा रहा है वो रेलवे लेकर जा रही है या फिर एयरवेज से जा रहा है, क्योंकि एयरवेज के अंदर वो सामान बहुत महंगा पड़ने वाला है। वही अगर हम बात करें वाटरवेज की, जैसे वाटरवेज नेशनल वाटरवेज 1 है जो इलाहाबाद प्रयागराज से शुरू होकर जो आगे वेस्ट बंगाल तक जाता है, यानी वही जो कलकत्ता तक जाता है, क्योंकि वो दोनों रास्तों में बढ़ जाता है। उस वाटरवेज में कितना हमें इफेक्ट देखने को मिलता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। उसके बाद जो थर्ड है वो एनर्जी हो गया। ट्रेड इंबैलेंस, ट्रेड किस रास्ते से कितना ट्रेड करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर। देन अगला इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है अगर आपका जो हाईवे है वो 4 लेन हाईवे, मान लीजिए 4 लेन हाईवे है, तो आपको जो समय लगने वाला है वो कितना लगेगा, और वही 2 लेन हाईवे हो तो उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो गाड़ी है वो आपकी स्पीड से नहीं चलेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही होता है। देन अगला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या चीज है भाई? अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, रेल से जाएगा, जहाज से जाएगा, बाय गाड़ी जाएगा, बाय ट्रक जाएगा, वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी। रेल से जाएगा थोड़ा सस्ता पड़ेगा, अगर हम वाटरवे से लेकर जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा और सस्ता पड़ेगा, अगर एयरवे से जा रहे हैं तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कोई आइटम है वो किस प्रकार से जा रही है। देन अगला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, किस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है, किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन अगला कंपटीशन एंड रेगुलेशन। अब इसका मतलब क्या है भाई? ये जो अनन्या थी जो वेस्ट बंगाल से, क्या आपको समझ में आ रहा है? एक बार ये आप हमें रिप्लाई कर दीजिए ताकि हमें भी एक उस बात का पता लग जाए। हमें भी उस बात का पता लग जाए कि क्या हम उस रास्ते में सही जा रहे हैं।
आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें कमेंट कीजिए। राधे कृष्णा जी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपको वो सारी बातें समझ में आ रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, ये मैं आपसे गारंटी, आपसे वादा करता हूं। लेकिन आप हमें ये तो बताइए कि क्या आपको हमारी जो बातें हैं, हम जो आपके लिए पढ़ा रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई ये थोड़ा सा आप हमें हिंट तो दीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन और रेगुलेशन। अब कंपटीशन कैसे होता है? एक काम को करने वाले 20 बंदे, तो वहां उसकी मोनोपोली नहीं चलेगी। और उसी काम को करने वाला अगर एक बंदा है तो उसकी मोनोपोली चलेगी कि भाई हाँ, मैं तो जितने पैसे लूंगा वहां जाने के, आपको देने या ना देने वो आपकी मर्जी, और आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। तो उस कंडीशन में जो मोनोपोली है, जो कंपटीशन है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डेवलप करने में। देन अगला है टाइम, ट्रांसपोर्ट ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। अगर आप किसी रूट पर जा रहे हो तो वहां कितना टाइम लगेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फ्रीक्वेंसी, उस पर्टिकुलर वे में कितने जो साधन है, कितने जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, वो किस प्रकार से डेवलप हुआ है। जो फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि वहां की कॉस्ट क्या होगी। यानी हर 5 मिनट के अंदर आपके पास एक गाड़ी आ रही है जो आपको और आपके सामान को लेकर जाएगी, वो एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जैसे आप दिल्ली मेट्रो के अंदर देखिए, दिल्ली मेट्रो हर 5 से 7 मिनट के अंदर आ जाती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर वही मेट्रो 1 घंटे के बाद आए, यानी पहली मेट्रो 10 बजे आती है, दूसरी मेट्रो 11 बजे, फिर 12 बजे, यानी दिन में 12 से 15 मेट्रो ही आए आपके पास, तो उस मेट्रो का कोई फायदा नहीं है और उस मेट्रो में कोई चढ़ने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया आप वहां वेट थोड़ी करोगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी नेटवर्क को, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन कोर्स को डेवलप करने में। अब नेक्स्ट है जो वेबर, वॉन-थुनन, क्रिस्टोलर, लीनियर डिस्टेंस डिके। ये 5 के 5 आप पॉइंट हमसे पढ़ लीजिए। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी नहीं है भैया, दैट्स इनफ फॉर दैट ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। इससे बाहर ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है वेबर का मॉडल। देखो वेबर का मॉडल आप सभी को वैसे भी आता है, लेकिन वेबर का मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेबर का मॉडल इनडायरेक्टली हम बातें कहें तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड रहता है कि जो रास्ता है वो क्या होगा, जो रॉ मटेरियल हमें उठाना है, उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्ट का। भाई आप हमें रिप्लाई करके बताएं। मैं आपसे बार बार ये बातें कह रहा हूं कि यस सर, और देखो सॉरी आपका रिप्लाई अभी आया है, राइट, यस, क्रॉप कॉम्बिनेशन वन शीट कंसेप्ट बाय डोई। वन शीट उसको ना मॉडिफाइड वेवर मेथड उसको बोला जाता है। जो आपने बोला है, अपनी बात सही है, लेकिन मॉडिफाइड वेवर कम्बिनेशन मेथड उसको बोला जाता है। देन इजी कम्युनिकेशन, डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट केस, प्योर गुड, वेट लॉस गुड, यस, क्लीन। भाई एक्चुअली बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब आपने हमें इतना सपोर्ट किया है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। भाई लाइव क्लास है, सारी बातें तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है और इससे लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, वो आप चाहते हो। यानी एक टीचर बनने की जो क्वालिटी है आपके अंदर, जो सीखने की जो चाह है, वो आप अच्छे से चाहते हो कि हाँ मैं टीचर बनूं और जो मेरा गोल है, जो मेरा ड्रीम है, वो मैं पूरा कर पाऊं। डेफिनेटली मैं ये कहता हूं, आपका सितंबर में एग्जाम है। 75 क्लास का हार्ड चैलेंज हमने रखा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, 75 क्लास का एक हार्ड चैलेंज रखा है कि 75 दिन के अंदर हम आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। ठीक है, मैं ये बात कहता हूं कि आप 75 दिन दीजिए और उसके बाद आपका जेआरएफ होगा। आपकी बात 110% मैं गारंटी कहता हूं जेआरएफ होने वाला है। सिर्फ आपको क्लास के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है और क्लास को कैसे क्लास के अंदर हम कैसे चीजें रिलेट कर रहे हैं। देखो मैंने आपको पीछे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया, उसके साथ साथ मैंने आपको डोई का कंसेप्ट भी बता दिया, वेवर का कंसेप्ट बता दिया। यही हमारी
जो खासियत है कि हम चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। जो वेबर की जो कॉस्ट थी वो लीस्ट कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि रॉ मटेरियल और जो इंडस्ट्री है उसकी लोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिपेंड करती है। और यही वेबर का कंसेप्ट है। वेबर का कंसेप्ट हम आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे जब मॉडल्स ऑफ थ्योरी, एग्रीकल्चर के बाद हम मॉडल्स जो है ज्योग्राफी के अंदर वही आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो मॉडल्स है वो पढ़ाऊंगा। डेफिनेटली मॉडल्स बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा। अब उसके बाद है वॉन थ्यूनेन एग्रीकल्चर मॉडल। वॉन थ्यूनेन एग्रीकल्चर मॉडल में भी यही बातें आती है, सिटी एरिया यानी मार्केट का एरिया, उसके बाद मिल्क का एरिया, उसके बाद जो है जो उसका नाम होता है क्या, जो लकड़ी वगैरह का एरिया आता है, ठीक है, उसका एरिया यानी ईंधन के लिए, उसका नाम एक्चुअली दिमाग से स्किप हो गया। देन उसके बाद आती है फूडरलैंड, उसके बाद आता है जो 3 टाइप ऑफ लैंड जिसमें राई वगैरह बोई जाती है। तो वहां जो डिपेंड करता है, क्योंकि जो मिल्क और जो दूसरे आइटम है, वेजिटेबल आइटम है, वो शहर के नजदीक इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम लगे, क्योंकि वो डेली बेसिस पर आपको जो सिटी एरिया के अंदर जाना है, और दूसरी बात वो पेरिसेबल आइटम है। यहां जो है, यहां जो फ्यूल, हाँ फ्यूल इसलिए होता था, पहले का ये मॉडल है 1950s के पहले का मॉडल है, क्योंकि फ्यूल उससे पहले जो एलपीजी पेट्रोल वगैरह वो नहीं आए थे, प्रॉपर वे में नहीं आए थे, जिसकी वजह से जो फ्यूल का एरिया है वो सिटी के जस्ट दूसरे नंबर पर था। 1854 वॉन थ्यूनेन एग्रीकल्चर मॉडल 1854। ठीक है भैया, अब आप देखो कि ये जो चीजें हैं वो किस प्रकार से हो रही है। यहां पर ट्रांसपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से ये पूरा का जो पूरा सिस्टम है वो डेवलप हुआ है। लंबर, बिल्कुल लंबर भैया, लंबर नहीं, लंबर नहीं कह सकते आप उसको, फ्यूल एक दूसरा को नाम है। मैं एक्चुअली मैं थोड़ा बीमार था, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो वहां मैं वो चीजें बताना, अब देखना मैं भूल गया उसको। वो लंबर नहीं है, वो फ्यूल है, और फ्यूल के साथ उसके फ्यूल एंड कुछ ऐसे करके उसका एक नाम लिख रखा है, वो मुझे याद अभी आ नहीं रहा, तो लंबर तो नहीं है ये मैं कंफर्म हूं, लेकिन हाँ आपकी बात सही है कि लकड़ी का जो सामान है वो यहां होता है। देन उसके बाद दूसरा आइटम, उसके बाद तीसरा आइटम, वो इसी प्रकार से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डेवलप हुई है। अब अगला है क्रिस्टोलर। देखो क्रिस्टोलर भी इसी प्रकार से, जो के की जो वैल्यू है 3, 4 और 7, ये क्यों डेवलप हुई है, क्योंकि यहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो भी मार्क जेफरसन की जो थ्योरी है उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट में उस चीज पर जुड़ी हुई है। फायरवुड, फ्यूल एंड फायरवुड है भैया, वो फ्यूल एंड फायरवुड है। अब मुझे याद आ गया, ठीक है, आपकी बात सही है। 1933 क्रिस्टोलर, बिल्कुल क्रिस्टोलर की जो थ्योरी थी वो 1933 में आई थी, मार्क जेफरसन ने दी थी। और मार्क जेफरसन कहां का बंदा था, आप हमें कमेंट में जरूर बताओ मार्क जेफरसन कहां का था। उसके बाद जीन ब्रून्स, ये जो बंदा था ये कहां से था, इसके बारे में आप बता सकते हो। जीन ब्रून्स कहां से था, ठीक है। अब आता है रियल कॉस्ट। अब रियल कॉस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। ये सारे जो लीनियर डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल, वो सारी बातें मैं आपको जब मॉडल्स का जो चैप्टर आएगा वो बताऊंगा। इसके बाद आता है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती है, अब आप एक बात देखिए, एक मैप बनाया जाता है, एक तरफ जो है वो कॉस्ट होती है और एक तरफ होता है डिस्टेंस। आपने एक मिनिमम कॉस्ट को डिफाइन कर लिया कि ये तो लगेगी मिनिमम कॉस्ट, और इस मिनिमम कॉस्ट के अंदर यूके, जीन ब्रून्स फ्रांस का बंदा था। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर गलत है, फ्रांस का बंदा था। जो जस्ट पहले अगर आपने कहीं देखा होगा तो जीन ब्रून्स है वो विडाल डे लाप्लास के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, जो पॉसिबिलिज्म का जो कंसेप्ट है उससे भी जुड़ा हुआ है, रीजनल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। विडाल डे लाप्लास ने जो पेज का जो कंसेप्ट दिया था उसके बाद विडाल डे लाप्लास फेमस हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ नाम आते हैं जैसे
फेब्रे का कंसेप्ट है, जो फेब्रे है वो पॉसिबिलिज्म से जुड़ा हुआ है, वो सारी बातें आपको आप पिछली क्लास देखिए। और हमें बताइए मार्क जेफरसन यूके, मार्क जेफरसन यूके था, लेकिन मैंने आपसे जीन ब्रूंस पूछा था, जीन ब्रूंस वो फ्रांस से था, ठीक है। हम रियल कॉस्ट को पढ़ रहे थे। रियल कॉस्ट, रियल कॉस्ट क्या होती है? आपने एक गाड़ी ली, यानी एक आपने टेम्पो ले लिया भैया, टेम्पो जो लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है, ठीक है। आपने वो खर्चा किया 5 लाख रुपए, तो आपका हक बनता है कि आपने 1,000 रुपए तो काम करना ही है रोज का। तो ये मान लीजिए जो मिनिमम कॉस्ट है वो उसकी 1,000 रुपए रख ली। जब आप इसको देखोगे इस टेम्पो को, तो आपकी किस्त भी जा रही है, आपकी किस्त भी जाएगी, आपका जो कुछ खर्चा है, जो गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो खर्चा भी है। तो आपने उन सारी बातों को ध्यान में रखकर 1,000 रुपए कॉस्ट को रख ली। अब आपने काम करना शुरू किया। आपको सबसे पहली बात आती है, एक मिनट, सबसे पहली अगर बात आती है कि मैं 10 किलोमीटर पर 1,100 रुपए लूंगा, अगले 10 किलोमीटर पर यानी 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 1,500 रुपए लूंगा। तो ऐसे ऐसे कर 1,000 पर आपने ये मान लिया कि मैं 3,000 रुपए लूंगा 100 किलोमीटर पर। लेकिन अगला जो 150 किलोमीटर है उसमें माना कि आपने 4,000 रुपए लूंगा, अगले 200 किलोमीटर पर 4,500 रुपए लूंगा। लेकिन देखो आप यहां किस प्रकार से पैसे बढ़ रहे हैं और आगे चलकर कैसे पैसे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो रियल कॉस्ट होती है वो ऐसे होती है, वो एक टाइम पर तो वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये होता है डिस्टेंस का है, ये इस तरफ है डिस्टेंस, ठीक है। वो एक डिस्टेंस पर जाकर तो बढ़ेगी, लेकिन कुछ एक लिमिट आ जाएगी जिसके बाद वो किराया स्टेगनेंट हो जाएगा, यानी कुछ रेशियो में बढ़ेगा। वो एक लगातार जो कॉस्ट बढ़ रही थी वो नहीं बढ़ेगी, और उसके आगे चलकर ये जो कॉस्ट है ये कांस्टेंट कॉस्ट बन गई, क्योंकि उसको एक बल्क में ऑर्डर मिला है। जो होलसेल के जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, आप एक सामान लीजिए 100 रुपए का, 2 सामान लीजिए 150 रुपए का, क्योंकि आपने वो बल्क में ऑर्डर उठाया है। बल्क में ऑर्डर उठाने से सामने वाली जो पार्टी है वो ये सोचती है यार फायदा तो हो रहा है ना, मेरा सामान भी तो उठ रहा है, मुझे काम भी तो मिल रहा है। तो जिसकी वजह से एक लिमिट होती है, कि ये लिमिट होती है ऑप्टिमम लिमिट, जैसे अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन होती है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया, आप हमें बता सकते हो कमेंट के अंदर। दूसरा, जैसे माल्थूस का जो कंसेप्ट था, माल्थूस ने फूड और पॉपुलेशन का जो कॉम्बिनेशन बताया था वो क्यों बताया था, उसके पीछे भी 2 अजम्पशंस थी। तो एक ऑप्टिमम जो लेवल होता है वो इसी प्रकार से होता है, क्योंकि यहां आकर मुझे ये मिल गया कि मुझे 1,000 किलोमीटर जाना है और 1,000 किलोमीटर बहुत होते हैं, तो मुझे एटलीस्ट इतने रुपए तो यहां लेने पड़ते हैं। ये होती है ऑप्टिमम कॉस्ट। अब दूसरा जो है, अब सॉरी रियल कॉस्ट, अब ये समझ में आ गया, तो मैं इससे जो नेक्स्ट है उसके ऊपर बात करता हूं, जो है डिस्टेंस जोन थ्योरी। अब डिस्टेंस जोन थ्योरी क्या होती है? डिस्टेंस जोन थ्योरी होती है कि एक लिमिट पर आपको जो कॉस्ट है वो देनी है। वो किस प्रकार देनी होती है मैं बता देता हूं। अगर किसी को ये मैप बनाना है तो वो एक बार देख ले कि ये मैप उसका बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अगला है डिस्टेंस जोन थ्योरी। डिस्टेंस जोन थ्योरी की बात करेंगे हम। ये होती है डिस्टेंस जोन थ्योरी जो रेलवे फॉलो करता है। वही एक मिनिमम कॉस्ट, ये इस तरह इससे आगे नीचे आगे कॉस्ट, ऊपर आ गया डिस्टेंस। अब आप देखोगे ना कर्षण ऑप्टिमम पॉपुलेशन, बिल्कुल भाई आपका जो नेट जेआरएफ है वो निकल क्यों नहीं रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। आप जब भी आपको सही लगे तो आप हमें टेलीग्राम करना, मैंने आपको जो नंबर दिया था वह टेलीग्राम करना, तो आपकी जो ट्रिक्स रहती हैं नेट जेआरएफ के लिए, आप क्लास तो अटेंड करोगे लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई पर्टिकुलरली वे रहता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रही बात जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक
जैसे हर किसी बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप सभी को भी कोई प्रॉब्लम है तो जो मैंने शुरू में आपको एक नंबर दिया था उस नंबर पर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, तो वहां मैं आपको सारी चीजें बता भी दूंगा। रही बात क्लास के अंदर ये बातें होती हैं कि जो भी आप कोर एरिया है, जो बेसिक मैं आपको करवा रहा हूं वो आप कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव आपके अपने आप निकल जाएंगे। ये डेफिनेटली है भैया। आप मेरी क्लास से 50 पेज बना दो, 50 पेज, मुझे जो 50 पेज की एक पूरी फाइल बन जाएगी आपकी, उस 50 पेज के अंदर आप मेरी सारी बातें लिख लीजिए। मैं ये कहता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है जेआरएफ से, नेट से, असिस्टेंट प्रोफेसर से या फिर पीजीटी से, अगर कोई रोक दे तो मुझे कह देना, रुक ही नहीं सकता भैया। वो बहुत डीप में हमने उसको, उस पूरे कंसेप्ट को, उस पूरे जो टॉपिक है उसको तैयार किया है। डिस्टेंस जोन थ्योरी कोई भी नहीं बताता। अब पूरे कंसेप्ट क्लियर है, एट फर्स्ट जरूरत है, कोई नहीं, मैं आपसे वो बता दूंगा, आप मुझे बता देना पर्सनली, कोई बात नहीं है। मैं 50 पेज आप मेरी क्लास से बना लीजिए, और मैं कहता हूं जेआरएफ रुक जाए तो मुझे कह देना, इतनी गारंटी देते हैं। फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट नहीं है, बस एक जरूरत है आप सबकी लाइक, शेयर, कमेंट, इतना ही आप हमें सपोर्ट कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर मेरी तरफ से ये काफी। अब हम चलते हैं डिस्टेंस जोन थ्योरी पर। जो डिस्टेंस जोन थ्योरी पढ़ा रहे थे, अब आपको मान लीजिए दिल्ली से जाना है। जब आप दिल्ली से चलोगे तो कुछ रास्ते पर, यानी जिस आगरा तक आपके 10 रुपए लगने हैं, उसके बाद एक डिस्टेंस फिर आएगा, यानी उससे आगे फिर आपके 20 रुपए लगने हैं। कुछ डिस्टेंस, एक लिमिट तक आपके 1 ही रुपए लगेंगे। उसके बाद एकदम अगला जो स्टेशन आएगा उसके अंदर फिर से कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर 4-5 जो स्टेशन है उसकी एक कॉस्ट लगेगी। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, मानी 20 किलोमीटर तक एक कॉस्ट, 30 किलोमीटर तक एक कॉस्ट, फिर अगले 10 किलोमीटर तक एक कॉस्ट, अगले 10 किलोमीटर तक एक कॉस्ट, ऐसे धीरे धीरे जो चलकर है ना, यानी यहां जो 75 तो 35 का जो एरिया है, 35 किलोमीटर पर जो स्टेशन है उसकी भी वही कॉस्ट लगेगी, और जो 30 पर है उसकी भी सेम कॉस्ट लगेगी, और जो 39 है, इवन जो 39 है उसकी कॉस्ट पर भी सेम पैसे लगेंगे। ये होता है डिस्टेंस डीके थ्योरी, जो आपने भी बताया है स्टेप लाइक। देन अगला है प्राइस अम्ब्रेला इफेक्ट। प्राइस अम्ब्रेला इफेक्ट क्या होता है भैया? अगर मुझे एक यहां जाना है, इस डेस्टिनेशन पर जाना है, ये मेरी डेस्टिनेशन, तो अगर मैं रोड से जाता हूं तो मेरे रुपये लगते हैं 1000। अगर मैं ट्रेन से जाता हूं तो मेरे रुपए लगते हैं 900। अगर मैं फुट से जाता हूं, एयर से जाता हूं, तो उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए मेरे पैसे लगते हैं 4000। जो होता है प्राइस अम्ब्रेला इफेक्ट। सभी के बीच कंपटीशन कि क्या क्या किस वे में कौन सा होगा। लाइन होल कोस्ट पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, पहले ये और बता दो क्योंकि समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया, क्योंकि मैं रियल कोस्ट जो डिस्टेंस डीके थ्योरी थी उससे थोड़ा आगे आ चुका हूं। अब बता दीजिए। उसके बाद है एग्लोमरेशन। ये बात समझ में आई? अम्ब्रेला जो कंसेप्ट है क्या होता है? प्राइस अम्ब्रेला इफेक्ट। सभी के बीच में हमने कंपटीशन बनाया कि कौन से मोड से हम जाएंगे तो कहां पैसा ज्यादा लगेगा। ये होता है एक अम्ब्रेला कंसेप्ट। उसके बाद होता है एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन क्या होता है पूछा है सर? लाइन होल कोस्ट। लाइन होल कोस्ट देखो मेरे सामने तो अभी तक नहीं आया, अगर इससे अगला जो कॉन्सेप्ट होगा तो मैं बता भी दूंगा। लाइन होल कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा।
एक मिनट ये देखना पड़ेगा कि ये कंसेप्ट किसका था। अगर आप इसको ही किसी से मिलाकर अगर आप देख रहे हो तो मुझे उस बात का ध्यान नहीं है। एक्चुअली लाइन होल कोस्ट देखना पड़ेगा, मैं इस पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकता अभी, क्योंकि आपने उस चीज को देखा है कि रियल कोस्ट मैंने पढ़ा था, डिस्टेंस डीके मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई है, लाइन होल कोस्ट कहां देखा था वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। कल आपको बता दूंगा, अदरवाइज मैं यही इसका आंसर टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देन अगला है एग्लोमोरेशन। एग्लोमोरेशन क्या होता है भैया, ये अगर आपको समझ में आएगा तो अगला हम एग्लोमोरेशन को पढ़ लेते हैं। एग्लोमोरेशन का जो कंसेप्ट है, ये जो एरिया होगा ये एग्लोमरेशन कहलाएगा। जो आज के दिन जो दिल्ली है वो एग्लोमरेशन का काम करती है, तो आज के दिन जो मुंबई है वो एग्लोमरेशन का काम करती है, जो छत्तीसगढ़ रायपुर है वो एग्लोमरेशन का काम करती है, उधर जो चेन्नई और बेंगलोर है वो एग्लोमरेशन का काम करती है। भाई एग्लोमरेशन, वेवर एग्लोमरेशन कंसेप्ट था, बिल्कुल। एग्लोमरेशन का जो कंसेप्ट है वो इस प्रकार से काम करता है, यानी अगर मान लीजिए एक इंडस्ट्री हमने लगाई और इंडस्ट्री आप इस एरिया में लगाते हो और उस इंडस्ट्री का सामान आपको यहां से लेकर वहां जाना पड़ता है, तो आप इतनी दूर इंडस्ट्री थोड़े लगाओगे, आप ये मानोगे कि भाई हम यही लगा लेते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ेगी। तो अक्सर आपने देखा होगा जितने भी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो सारी एक साथ रहती है। अब जैसे कनॉट प्लेस है, ओल्ड राजेंद्र नगर है जो यूपीएससी का हब बन गया है, वो क्यों? क्योंकि वहां पर वो सभी देख रहे हैं कि क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, अगर हमारे पास अलग से जो लोग हैं वो बादरगढ़ या फिर जो गाजियाबाद है वो वहां नहीं आएंगे। आपको अगर उस कंपटीशन से कंपीट करना है तो आपको उस मार्केट में जाकर रहना पड़ेगा, उस मार्केट के अंदर ही आपको देखना पड़ेगा, वहीं पर आपको जगह देखनी पड़ेगी, वहीं उसके अंदर आपको जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक हब बन चुका है। अब जैसे जो गुड़गांव है वो एक मल्टीनेशनल कंपनीज का हब है, वो इसकी वजह से है क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज है वो एग्लोमरेशन पर काम करती हैं। यानी मैं एग्जांपल इसका लेता हूं, द प्लेस इज वेरी अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्री। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। आज मैं एक बात करता हूं एग्लोमरेशन कैसे होता है। एग्लोमरेशन की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए एक आपने गाड़ी बनानी है और उस गाड़ी का जो सामान है, एक गाड़ी की जो बॉडी है, ये जो बॉडी है मान लीजिए, भाई राइटिंग थोड़ी सी वो थोड़ा सा खराब है, ड्राइंग स्किल कम है, एक टायर होता है, एक इंजन होता है ऐसे, उसके अंदर जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो एक काम करते हैं। अब ये चारों चीजें अलग अलग जगह पर बनती हैं, तो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, जो असेंबलिंग का जो काम है वो ये इस प्रकार से करते हैं, इन तीनों के बीच में बना देते हैं अपना एरिया। यानी भाई एक इंडस्ट्री ये है, इसके साइड में लगती इंडस्ट्री ये टायर की इंडस्ट्री है, ये बॉडी बनाने की इंडस्ट्री है, ये ग्लास बनाने की इंडस्ट्री है जो शीशा लगता है गाड़ी के अंदर, ये उसी की इंडस्ट्री है, इंजन की इंडस्ट्री है। तो वो क्या करते हैं कि वो इस एरिया में लगा लेते हैं, असेंबल को जो करता है, यानी जो मारुति है वो इन जहां ये चारों इंडस्ट्री होंगी उसके आसपास ही अपनी इंडस्ट्री और अपना जो एरिया है उसको इंस्टॉल कर लेंगी। उसका रीजन ही है क्योंकि वो चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम से कम हो। यही तो इंपॉर्टेंट बात थी, यही एग्लोमरेशन होता है। एक जगह सारी की सारी इंडस्ट्री आकर इकट्ठा हो जाएं और जहां पर जो अपॉर्चुनिटी है, नई इंडस्ट्री डेवलप करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मैक्सिमम हो जाए। अगर वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी तो एक नई इंडस्ट्री डेवलप करने में बहुत ज्यादा जोर नहीं लगेगा। अब एक मान लीजिए जैसे हमारा जैसे ये आर्डोर एडुडेन यूट्यूब चैनल है, हमारा क्या आपका भी है, आपका भी उतना ही सपोर्ट है, आप भी हमारे लिए उतना ही काम कर रहे हैं जितना हम आपके लिए जो लेक्चर तैयार करते हैं, आप भी हमारे लिए इतना ही काम करते हो। तो अगर हम सारे के सारे यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वो सभी काम करते हैं, तो वो जितने भी इंस्टीट्यूट है तो एक एग्लोमरेशन बन गया कि सारे के सारे यूट्यूब पर आओ और पढ़ाओ। तो अगर हम अब नया एक ऐप बनाते हैं, जैसे
प्रियंका सर मैंने क्वेश्चन सेंड किया था आपको ऐसे टाइप, आपने चेक किया था, किया क्या सर? भाई आप 4 दिन के बाद आए हमारी क्लास। क्या लगता है हमें हर उस बच्चे का नाम याद रहता है? एक राधे कृष्णा है, एक के ऐसे केवी नाम करके गुड़िया है उसका नाम भी आता है, एक मोनिका नाम की लड़की है उसका आता है। तो आप 4 दिन के बाद हमारी क्लास में आए, तो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन पता नहीं, देखो मैंने देखा नहीं, चेक हो गया होगा आई थिंक, शायद पॉजिटिविज्म वाला क्वेश्चन था वो मैंने चेक कर भी दिया था, आप वो क्लास देख लेना। लेकिन इट्स योर मिस्टेक, आप क्लास के अंदर नहीं आए। मैं आपसे 3-4 दिन से बार बार कह रहा हूं कि आप आइए, सब्जेक्टिव आंसर लिखिए, मैं आपको उसका भी रिव्यू बताऊंगा। भाई आपका सपोर्ट ही हमें आगे तक लेकर जा सकता है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा भी जो मोरल है वो डाउन रहेगा। और आज मैं आपको एक बात यहां बता देता हूं, मेरी तबीयत डाउन थी, ठीक है, फिर भी मैं आप सबके लिए एक लाइव क्लास लेकर आया हूं, ताकि किसी भी बच्चे का जो हम पर डिपेंड है कि आर्डोर एडुडेन लाइव क्लास लेकर आता है ज्योग्राफी के लिए, तो उन सब का जो सिलेबस है वो रहना नहीं चाहिए। इसकी वजह से मैं आज आपके लिए क्लास लेकर आया हूं। अदरवाइज मेरा क्लास बनाने का आज कोई मूड भी नहीं था। मुझे यह लग रहा था कि तबीयत डाउन है तो क्लास नहीं बन पाएगी, और क्लास चलते चलते सर टाइमिंग कितना है डेली। अनन्या जी आपको दिन में 12 बजे हमने टाइम रखा है। अगर आप सब मिलकर, आपके पास पूरी की पूरी डेमोक्रेसी है, आप पूरे के पूरे सभी मिलकर आर्डोर एडुडेन ज्योग्राफी नाम का जो चैनल है, और उसी चैनल के अंदर आपको एक डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को टाइम में थोड़ा सा भी चेंज करवाना है, अगर किसी को दिक्कत होती है, मुझे 12 बजे लाइव नहीं आ सकता, जो लाइव है 12 बजे मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर सकता, तो आप सब मिलकर मुझे टाइम बता दीजिए कि मैं 11 बजे आऊंगा, मैं 1 बजे आ सकता हूं, मैं 3 बजे आ सकता हूं। तो एक हम उस पर्टिकुलर वे को, देखो मैं एक बात बताता हूं प्रियंका जी, हम उस एक पर्टिकुलर टाइम बना लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये बोलोगे सुबह 7 बजे क्लास लो तो मैं 7 बजे क्लास लेने लग जाऊंगा, आप ये बोलोगे 9 बजे लो तो मैं 9 बजे ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें बताओ कि क्लास किस टाइम होनी चाहिए। दूसरी बात प्रियंका भाई पर्सनली सेंड किया था, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा, ठीक है। मैं बाय रिक्वेस्ट करता हूं, जितने ज्यादा इस क्लास के साथ लोग जुड़ेंगे उतनी लंबी क्लास होगी, डेफिनेटली कहता हूं, उतनी लंबी क्लास होगी, उतना ज्यादा डिस्कशन होगा, और उतने ज्यादा क्वेश्चन आप सबके साथ हम शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज देखो आप खुद समझो उस बात को, आप हमें बता भी सकते हो क्या कह रहा था मैं, सॉरी, आप खुद भी समझ सकते हो कि हम आपके लिए लाइव आए हैं और लाइव में कोई बच्चा नहीं है, तो वहां आपका कितना मन करेगा क्लास को एज इट इज चलाने में। अब आप ये बता दीजिए, लाइव क्लास चल रही है, सामने कोई जवाब देने वाला नहीं है, तो आप कब तक उस क्लास को इंडिविजुअली बेसिस पर चला सकते हो, और बाद में आप रिप्लाई करते हो सर ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया। ऐसा नहीं हो सकता भैया, आप हमें भी इस प्रकार से मोरल मोटिवेशन दीजिए। मैं ये कहता हूं जब तक आप चाहोगे, संडे को चाहोगे संडे को भी क्लास होगी। अब आप बता दीजिए कि आप हमें कितना सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट था ब्रेक ऑफ बल्क पॉइंट, आज पूरी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी खत्म कराएंगे, जो बेसिक है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का पूरा करवा देंगे, चाहे कितनी लंबी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रेक ऑफ बल्क पॉइंट, अब आपको मान लीजिए आईमेक एक कॉरिडोर बना था, इंडियन मेडिटेरियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो जब हर G20 की जब सबमिट हो रही थी तब इसको बनाया था। इंडिया के अंदर G20 की सबमिट हुई थी, सारी की सारी बातें याद रखना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। G20 कब बनी ये मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, ठीक है। रही बात क्वाड, क्वाड में कौन कौन से ग्रुप है, कौन कौन से मेंबर है, ITU2 में कौन कौन सा मेंबर है, उसके बाद RECP रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव
पार्टनरशिप जिसमें 15 मेंबर हैं, तो उसका इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर बनना चाहता था लेकिन इंडिया मेंबर नहीं बना। RECP इन सभी ग्रुप्स का कब बने? दूसरी बात, इन सभी ग्रुप्स में इंडिया मेंबर है या नहीं है, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी यही वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर आप कहते हो ये तो यार मैंने तो नहीं पता। आप जो आपका फेस है वो एक अलग इंप्रेशन देता है, मुझे तो नहीं आता यार, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, सब उसके अंदर है। आप करो, हम आपके साथ है, आर्डोर एडुडेन आपके साथ है। कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आर्डोर एडुडेन पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस करवाने के लिए आपके साथ तैयार खड़ा है। आप एक बार सपोर्ट तो करो, उस लेवल पे आप सपोर्ट करो। मैं आपको दिखाता हूं कि ज्योग्राफी का सिलेबस कैसे किया जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ जाए तो मुझे कह देना यार, कितना सपोर्ट आपका जो बनता है। अब आता है बल्क पॉइंट। बल्क पॉइंट क्या होता है? 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहले 100 किलोमीटर में जो सुटेबिलिटी है वो बस की है, यानी जो टेम्पो है उसकी है। लेकिन उससे आगे जो सुटेबिलिटी हम मानते हैं तो रेलवे की मानती है। ये एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं। लेकिन अगला जो 300 किलोमीटर है उसमें हमने वाटर बेस की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखो, हमने उस बल्क पॉइंट को जाने तक, वहां तक जाने के लिए हमने उनको टुकड़ों में तोड़ लिया। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े और 3 टुकड़े। यही तो होता है ब्रेक ऑफ बल्क पॉइंट, इसको ही बोला जाता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई टॉपिक समझ में ना आए तो हमें जरूर बताना, उसका जो रिवीजन है वो मैं बात भी करवा दूंगा। कल एक पटना से हमारे पास मैसेज आया, ठीक है, कल की बात बताता हूं। वो कहता है कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो मैंने उसको बोला कि आपने लाइव क्लास ज्वाइन की? फिर बोला नहीं। तो जब तक आप लाइव क्लास में नहीं आओगे, अदरवाइज मैंने कल एक मालथूस, मार्क्स, सेफर और जेएस मिल एंड आर्शे डोनोट का एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया 10 मिनट का। उसके अंदर मैंने सारी बात, इंपॉर्टेंट बातें उसकी बता दी। लेकिन वो मोर देन सफिशिएंट नहीं है, वो मुझे आपको यहां भी करवाना पड़ेगा। अदरवाइज मैं उसको डाल दूं तो आप देख लोगे। लेकिन जो डाउट है वो आप लाइव में आकर पूछ सकते हो। ब्रेक किसने दिया भैया? क्रीवेंस ने। आप लिख सकते हैं भैया, कोई बात नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्रीवर्स ने दिया भैया, सही है, बहुत अच्छी बात है। आपको, आप इतना बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हो तो एक अच्छा भी लगता है हमें। क्रीवर्स ने दिया था, ये लिख लेना भैया। एक गुडिया ने बताया, अनन्या ने, क्रीवर्स ने दिया ब्रेक बल्क पॉइंट। अब देखो, वैसे तो ये जो व्हाइट और सीनियर है, ये जो बंदा था व्हाइट और सीनियर, ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के लिए बहुत सारे काम किए। और इसने जो बताया कि टेक्निकल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल, ये 4 बातें किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मोर देन सफिशिएंट है, यही पूछा जाएगा व्हाइट और सीनियर को किस ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं, बस। अगला है फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड द सोसाइटल फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश। इसने ये बुक लिखी, ट्रांसपोर्टेशन है भैया, ये ION, द सोसाइटल फ्रेम ऑफ ब्रिटिश 1973, ये इसकी बुक का नाम है। देन अगला है रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड द ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट कंटेक्स्ट इन विच दे ऑपरेट। अब आपका इसका एक चीज बताता हूं, अब क्या इसमें क्वेश्चन आता है। कल भी मैंने क्वेश्चन देखा था, जो हर्ष था, वो जो बंदा था, उसने सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, इन सभी को जोड़कर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी आप उसको ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बोल सकते हो। और इस बंदे ने यूएस के अंदर स्टडी की थी, ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आप सभी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन बाय रोगर 1962। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इंपॉर्टेंट कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब आप देखो, ऐसे एक हमने कंसेप्ट बनाया कि जो शुरुआत के कुछ लोग हैं, यानी इनोवेशन कोई करता है। अब इनोवेशन कैसे, कि जैसे हमने ये पूरा स्टूडियो सेटअप किया, हमने आपके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास है उसकी शुरुआत की। अब आप देखना, इसके ऊपर ही बताऊंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कितने लोग शुरुआत करते हैं और कितने लोग आप बेसिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे। अब तक एक भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जो पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर करवाए। और अब आप देखना कि कितने लोग होंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के लिए तैयारी करवाएंगे। तो आप सबके लिए बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि ये लोग चला रहे हैं तो आप भी चलाइए। तो अगर ये चला लिए, इन्होंने चलाया, तो हमें फायदा नहीं होगा, इनको फायदा होगा। तो अब देखना लोग क्या करेंगे। ये होता है इनोवेशन जो रोगर ने दिया। अब इसका जो मतलब एक बताता हूं कैसे होगा। एक फैमिली ने अंदर अपने यूएस बेस्ड कंपनी का पेंट करवा लिया, ठीक है। उसका नया इनोवेशन था कि ये जो लोग थे, जो यूएस का जो पेंट है वो कैसे होता है, पहली बात। उसके बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे जो उस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। भाई उसने करवाया था, तुम भी वही पेंट करवाओ। अडॉप्ट किया। अब वो बात मार्केट में फैल चुकी है। इनोवेशन वाले कितने परसेंट थे? 2.5%। उसके बाद अडॉप्टर कितने थे? 14%। कम्युनिकेशन वाले कितने हो गए अब, जो उस प्रोसेस को आगे चलाएंगे। देखो, इनोवेशन के एलिमेंट्स इस प्रकार से होते हैं कि पहले आप कुछ लोगों ने इनोवेशन किया, फिर उसको अडॉप्शन आए, उसको अडॉप्ट करने वाले आएंगे, फिर उसको लेटर अडॉप्शन वाले आएंगे, उसके बाद उस प्रोसेस को छोड़ने वाले आएंगे। तो पहले कुछ लोग थे वो 2.5% थे, कुछ लोगों ने उसके बाद उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया, 14% और लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। इनकी देखा देखी में उसको अब अगले 35% जो लोग थे वो उसको उस लेवल का पीक लेकर जाएंगे। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा हमें मैसेज कर सकते हो, मैं दोबारा समझाने के लिए आपको तैयार हूं। आप हमें बताइए कि आपको समझ में आया नहीं आया, पहले यही बताइए। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलो भैया, क्लियर सर, क्लियर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इनोवेशन किया, इनोवेशन वाले की कुछ ने अडॉप्ट कर लिया, 14% वो हो गए। उससे जो उस पूरे प्रोसेस को मास लेवल पर फैलाने वाले लोग 35%। अब उससे आगे आगे फिर 35% जो लोग सोचेंगे कि भाई करवा लेना चाहिए, अच्छा ही होगा यार, इन्होंने करवाया तो हम भी करवा लेते हैं। ये अगले 35% थे, वो लोग थे जो देखा देखी करवा रहे थे। 70, 84 और 2.5, 86 पॉइंट कुछ इतने परसेंट। अब जो बाकी जो बच गए लगभग 30.5%, वो इस प्रोसेस को सबसे लास्ट में करवाएंगे। और ये जो लोग होंगे वो जो पूर फैमिली बैकग्राउंड के लोग होते हैं ना, यानी ये वो लोग हैं जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं। ये थे अमीर लोग, उसके बाद अपर मिडिल वाले लोग, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, और ये आगे पुअर लोग।
जो बड़ों की रीस करते हैं, जो अमीरों की रीस करते हैं, पैसा अपने कर्जा लेकर वो लोग जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने घरों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। जब ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन प्रोसेस, ये इसी प्रकार से चलता है। सबसे अमीर लोग, फिर उससे जो अपर मिडिल क्लास है जिसके अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा फैमिली के जो है वो आएंगे, फिर जो रेगुलर मिडिल क्लास आते हैं, फिर लोअर मिडिल आते हैं, एंड देन लास्ट में आते हैं बीपीएल वाले, और बीपीएल वाले उस काम को करवाकर अपने ऊपर कर्जा कर लेते हैं। ये होता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। जो इनोवेशन किया कि वो लगातार इतना फैल गया कि सभी लोगों के अंदर वही सारी बातें अपने आप पहुंच गई। अब आपने देखा होगा ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है, कोई भी नई कंपनी खुली, जैसे पान मसाला वगैरह की एडवर्टाइजमेंट आती है, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, लेकिन वो जो कंपनी है वो क्या करती है, वो उन अमीर लोगों को, जैसे जो बड़े एक्टर हैं, जो एक्टर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, उनसे अपना प्रमोशन करवाते हैं कि आप हमारे इस पूरी कंपनी के लिए एडवर्टाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा लोग है, उसका जो साइकोलॉजी है उसके साथ खेलना चाहते हैं। यही तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है। मैंने मेरी नई कंपनी बनाई और उन नए बड़े लोगों से मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाया, और वहां से मैंने अब ये मान लिया कि भाई जो लोअर क्लास थी, अब वो क्या करेगी, अब वो ये करेगी कि ये सलमान खान भी तो खा रहा है, अक्षय कुमार भी तो खा रहा है उसकी, भाई वो चीजें, हाँ वो लोग खा रहे हैं तो हम भी क्यों ना खाएं। तो जो ये जो लोग थे, ये वो लोग हैं जो बाद का इनोवेशन का लेटर पार्ट आते हैं। जब आप यहां पहुंचते हो तो एक नई कंपनी फेयर ले आते हैं, जो नए आदमी है, जो रिच आदमी है, वो एक नया इनोवेशन फिर ले आते हैं, फिर वो इनोवेशन धीरे धीरे ऐसे करके पूरे मार्केट में फिर से फैल जाता है। ये होती है इनोवेशन का लेवल, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। जो इनोवेशन है वो इस प्रकार से फैलती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, लेकिन जो इसका तरीका है वो कुछ और होता है। आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का तरीका क्या होता है। देन अगला है ट्रैफिक इन टाउन। किसी भी टाउन में जो ट्रैफिक है वो कैसे बढ़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये इसने दिया। इसके बाद आता है अल्फा, बीटा, गामा और साइक्लोमैटिक नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जहां मैं आपको नोड और एजिज, इनकी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, और इनकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इसको एक बार समझ लीजिए कि जो इनोवेशंस, जो अल्फा, बीटा, गामा की जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से होती है। आप ये मान लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किसने दिया, केंसी ने दिया, केंसी ने दिया। देन ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको आज ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं। सबसे पहला नंबर टॉपिक है रियल कॉस्ट और डिस्टेंस वाला जो चैप्टर मैंने आपको बताया। एक एडवर्ड उलेमान, जो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी थी, कंपेरेबिलिटी थी, ट्रांसएबिलिटी थी, वो वाला एडवर्ड उलेमान। एडवर्ड टाफे, जिसने नाइजीरिया और गाना के अंदर स्टडी की थी और 6 स्टेजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताया था। ठीक है, 3। अगला है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जो 5वां है ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन। सिर्फ आपको इन 5 टॉपिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। इससे बाहर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी नहीं है और आपको इससे बाहर करनी भी नहीं। मेरा करवाने का फर्ज इसलिए है ताकि बाय द चांस आपसे वो क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए। पूछा जाने वाला नहीं है, अब तक आया भी नहीं है। एडवर्ड टाफे अब तक एक पेपर में आया। जब यूपी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, पता नहीं राजस्थान का था, वहां एडवर्ड टाफे पूछा गया था, और उस एडवर्ड टाफे में सिर्फ एक बात पूछी गई थी कि उसने कहां जाकर स्टडी की थी। उसने गाना और नाइजीरिया के अंदर, इन 2 कंट्रीज के अंदर जाकर अपनी स्टडी की थी। अब आता है ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन का मतलब क्या है? इस मॉडल का मतलब है, अगर मैं आपको यही बताऊं कि 3 बातें मान ली, यूनिवर्सिटी, अब आ गया इंडस्ट्री, और एक तरफ आ गया गवर्नमेंट। अब ये तीनों जुड़ी हुई हैं। अब यूनिवर्सिटी ने एक नए तरीके से डेवलपमेंट की, एआई की। अब
एआई का किसी को नहीं पता था, यानी जो एआई डेवलपमेंट हुई है वो 2024 के आसपास हुई है। मान लीजिए हुई तो बहुत पहले थी, एआई का यूज 2012-13 में आ चुका था, लेकिन एक प्रॉपर वे में अगर एआई का यूज आया है वो 2023 और 24 के में आया है। तो उससे पहले एआई का अंदर जो यूनिवर्सिटी थी, जो इंडस्ट्री थी, उसके अंदर एआई के बारे में कोई नहीं जानता था कि एआई का यूज कैसे होगा। जैसे ही चैट जीपीटी आया, हर तरीके से हर कोई जो है वो एआई का यूज करने लग गया। अब देखो भाई, एआई आ गई, अब एआई का ना तो गवर्नमेंट ने पता, ना इंडस्ट्री ने पता, ना यूनिवर्सिटी ने पता। तो अब एआई का कैसे प्रयोग हो, तो इंडस्ट्री को तो एआई वाले लोग चाहिए। अगर उसको एआई के लोग चाहिए तो उसको अपना जो आइडिया है वो यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी को उसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद एक नया कोर्स डिजाइन हो, और उस कोर्स के लिए गवर्नमेंट उसे रिफंड करेगी, पैसा करेगी। यानी किसी भी मॉडल में इनोवेशन लाने के लिए, किसी भी फील्ड में इनोवेशन लाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला यूनिवर्सिटी, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा गवर्नमेंट। इंडस्ट्री उस मॉडल को, उस आइडिया को इंप्लीमेंटेशन में लेकर आती है, और जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर लोगों पे काम करवाती है, नया कोर्स डिजाइन करवाती है। देन अगला जो मॉडल है वो है गवर्नमेंट का मॉडल। वही गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी को फंड करके उस कोर्स को चलाने के लिए पैसा देती है, फिर वो पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो लोग इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो लोग इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो वहां से वो इनकम लेंगे, और वो अब इनकम टैक्स के बेसिस पर दोबारा से गवर्नमेंट के अंदर आएगी। ये एक तरीका सरकार ने बनाया है, ये होता है ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन।